हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। 18 अगस्त 2020 के एमसीक्यूज हमारे पास रेडी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ जजेस अंडर जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। मतलब कि किसी भी जज को रिमूव करने के लिए जो प्रोसीजर है अंडर दिस एक्ट, उसके बारे में कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट, both the houses of parliament take part in this process. Second, presiding officer of the house has the power to decide on the question of admission of such removal motion. Third, final removal order is passed by chief justice of India. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। आंसर इज ए, 1 एंड 2 दोनों, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, थर्ड इज इनकरेक्ट। अब देखिए रिमूवल ऑफ जज की पूरी प्रोसेस ये है अंडर दिस एक्ट कि सबसे पहले तो लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों के मेंबर्स जो है उस मोशन को सपोर्ट करेंगे। सो मिनिमम 100 मेंबर्स फ्रॉम द लोकसभा एंड 50 मेंबर्स फ्रॉम द राज्यसभा शुड सपोर्ट दिस मोशन। फिर जाके ये रिमूवल मोशन जो है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर को दिया जाएगा, दैट इज स्पीकर इन द केस ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन इन द केस ऑफ राज्यसभा। देन द प्रिसाइडिंग ऑफिसर has the power whether to admit this motion in the house or to reject it। मतलब कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास ये पावर है कि वो इस मोशन को चाहे तो एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं, राइट। सो एडमिशन ऑफ सच रिमूवल मोशन, तो उसकी ऑथोरिटी प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास है। फिर उसके बाद अगर मान लो कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने ये मोशन जो है वो एक्सेप्ट किया, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है इसके ऊपर एक कमिटी बनाएंगे। द कमिटी विल बी हैविंग 3 मेंबर्स, वन इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और एनी जज ऑफ एनी सिटिंग जज ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट। फिर उसके बाद एनी जज ऑफ हाई कोर्ट, सॉरी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, एंड द थर्ड मेंबर विल बी अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, राइट। तो ये 3 मेंबर की कमिटी बनेगी, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और एनी जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्लस चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट प्लस डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। ये 3 मेंबर की कमिटी बनेगी। इफ दिस कमिटी फाइंड एनी जज प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेबल ऑफ डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटी, तो फिर उसके बाद ये मोशन जो है वो फिर से पार्लियामेंट में आएगा। पार्लियामेंट के अंदर दोनों हाउसेस के अंदर ये मोशन जो है वो स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। अगर मान लो कि ये मोशन जो है दोनों हाउस में स्पेशल मेजोरिटी से पास हो जाता है, देन द प्रेसिडेंट विल इश्यू द फाइनल ऑर्डर फॉर द रिमूवल ऑफ जज। तो मतलब यहां पे जो कहा गया है कि फाइनल रिमूवल ऑर्डर इज पास्ड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दैट इज इनकरेक्ट। ये ऑथोरिटी किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास, राइट। तो हमारा आंसर होगा ए, 1 एंड 2। सो आज के न्यूज़पेपर में यह आर्टिकल है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कौन से केसेस पे आप सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जस्टिस के ऊपर करप्शन के आरोप लगा सकते हैं, इट विल बी चेक्ड बाय सुप्रीम कोर्ट, राइट। तो इसके अंदर जो स्पेशली ये जजेस इंक्वायरी एक्ट है 1968 उसको मेंशन किया गया है, और इसी एक्ट के ऊपर सिमिलर क्वेश्चन जो है वो 2019 की प्रीलिम्स के अंदर पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 2, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL is an outcome of dash. First, judicial review. Second, judicial activism. Third, parliamentary conventions. Fourth, electoral reforms. चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। आंसर इज बी, जुडिशियल एक्टिविज्म। अब देखिए जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब क्या होता है? इट इज द प्रोएक्टिव रोल प्लेड बाय द जुडिशरी ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ सिटीजन्स and to maintain justice in the society, right? So इसे हम कहेंगे जुडिशियल एक्टिविज्म। तो ये जुडिशियल एक्टिविज्म जो है इट वाज गिवन सम ऑफ द फॉर्मर जस्टिसेस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट स्पेशली। तो PIL जो है वहां पे ये क्लियरली लिखा है कि PIL इज एन आउटकम ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। एक्चुअली जुडिशियल एक्टिविज्म जो है इट इनडायरेक्टली मींस PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसके थ्रू कोई भी
पब्लिक इंटरेस्ट में पिटीशन जो है वो फाइल कर सकता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। किसी ने ये सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल की थी कि ये जो एग्जाम्स है नीट एंड JEE इट शुड बी पोस्टपोन, राइट। तो PIL जो है वो काफी न्यूज में रहता है क्योंकि काफी सारी जगहों पे अलग अलग टाइप की PIL जो है वो न्यूज में रहती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियरली मना कर दिया है कि कोरोना जो कोविड-19 क्राइसिस है वो उसकी वजह से हम एजुकेशन के ऊपर उतना बर्डन नहीं डाल सकते एंड वी कांट वेस्ट अ वैल्यूएबल ईयर एनी हाउ। क्वेश्चन नंबर 3, which of the following prevents or prohibits spread of hate speeches in India? मतलब कि इसमें से कौन से प्रोविजन की वजह से इंडिया में हेट स्पीचेस को आप रोक सकते हैं या फिर उसको प्रोहिबिट कर सकते हैं? फर्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सेकंड, इंडियन पीनल कोड, थर्ड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज डी, 1, 2 एंड 3। तीनों के अंदर ऐसे प्रोविजंस है जिसकी वजह से आप हेट स्पीचेस को स्प्रेड होने से रोक सकते हैं, राइट। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहां पे है? अंडर आर्टिकल 19(2) of the constitution. So there are certain reasonable restrictions upon the freedom of speech and expression, right? तो उसके अंदर hate speeches को through these reasonable restrictions आप रोक सकते हैं। So constitution is providing such provisions. इंडियन पिनल कोड के अंदर भी काफी सारे ऐसे प्रोविजंस है जिसकी वजह से ऐसे हेटफुल कंटेंट को आप रोक सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंदर भी ऐसे प्रोविजंस है कि जो इलेक्शन लड़ने जाते हैं कैंडिडेट्स, they are prevented from spreading of hate speeches. So particularly section 8 of the representation of people's act deals with this kind of provisions. So हमारा आंसर होगा डी, 1, 2 एंड 3। सो दिल्ली गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई है जो ऐसे हेट कंटेंट है स्पेशली दैट इज स्प्रेडेड फ्रॉम फेसबुक, तो इसको कंट्रोल करेंगे और जहां से ये हेट कंटेंट ओरिजिन होते हैं ऐसे लोकेशंस को वो आइडेंटिफाई करेंगे टू मेंटेन पीस एंड हार्मनी। सो दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली का एक स्पेशल डिपार्टमेंट है दैट इज पीस एंड हार्मनी डिपार्टमेंट दैट विल डू दिस वर्क। क्वेश्चन नंबर 4, द टर्म एलिसा हैज बीन इन न्यूज रिसेंटली, इट इज डैश। फर्स्ट, अ लाइव रोबोट डेवलप्ड बाय नासा, सेकेंड, a rocket launcher to be used for Chandrayaan-3, third, a test to detect and measure antibodies in blood, fourth, none of the above। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। काफी आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा सी। अगर आप द हिंदू न्यूज़पेपर को डेली ट्रैक करते हैं तो आपको इसका आंसर पता चल जाएगा। सो पूरे नेशन वाइड जो अभी सेरोलॉजिकल टेस्ट कंडक्ट किए जा रहे हैं तो उसके अंदर ये जो एलिसा टेस्ट किट है उसको यूज किया जाता है, right, to detect antibodies produced in our bodies to fight against COVID-19, right। तो जो टेस्ट है उसका नाम है एलिसा। सो दिल्ली के अंदर फिर से ये सेरोलॉजिकल टेस्ट के जो सर्वे है वो बाहर आए हैं, सेकेंड सेरोलॉजिकल सर्वे इन दिल्ली, जिसके अंदर रफली 29% सेरो प्रेवलेंस जो है वो देखने को मिला है। अर्लियर इट वाज 23%. So it is seen that the virus is spreading and more people are developing antibodies in their blood. Question number 5. Which of the following statement is or are correct about लोक अदालत्स? लोक अदालत्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट, लोक अदालत्स आर परमानेंटली एस्टैब्लिश्ड बाय लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट। सेकंड, इट सीक्स टू एंश्योर दैट जस्टिस इज नॉट डिनाइड फॉर इकोनॉमिक रीजंस। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज सी, बोथ 1 एंड 2 दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। अब देखिए लोक अदालत को परमानेंटली किसने एस्टैब्लिश किया? लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट, इट वाज अमेंडेड इन 2002। तो ये पर्टिकुलर जो अमेंडमेंट एक्ट है उसके अंदर लोक अदालत को परमानेंटली एस्टैब्लिश करने की बात की गई। सो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगा। सेकंड स्टेटमेंट जो है वो भी करेक्ट है कि इकोनॉमिक रीजन की वजह से किसी को भी जस्टिस ना मिले, इसको रोकने के लिए लोक अदालत जो है वो बनाई गई। पर्टिकुलरली लोक अदालत जो है वो सेटलमेंट के प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं एंड दैट इज ऑल्सो अ लिमिटेशन ऑफ लोक अदालत कि अगर मान लो किसी दो पार्टीज के बीच में सेटलमेंट नहीं हो पाता देन दे विल हैव टू मूव टू द
कोर्ट ऑफ लॉ, जहां पे ये केस जो है वो फिर से चलेगा। तो मतलब कि अगर सेटलमेंट का प्रिंसिपल काम नहीं करता, देन दी जस्टिस कैन बी डिलेड, राइट। सो हमारा आंसर होगा सी, बोथ 1 and 2। सो आफ्टर दिल्ली गवर्नमेंट, हरियाणा इज ऑल्सो टू कंडक्ट ई लोक अदालत, राइट। दिल्ली गवर्नमेंट ने सबसे पहले जो न्यू दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटीज है, उन्होंने ऑनलाइन लोक अदालत कंडक्ट की थी। उसके बाद अभी हरियाणा गवर्नमेंट भी ये काम करने जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट, इट इज मैंडेटेड टू डिस्पोज केसेस related to environment conservation within stipulated time. Second, it is bound to follow civil procedure code while disposing cases within its jurisdiction. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज ए, 1 only। अब देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है कि एनवायरमेंटल कंजर्वेशन से रिलेटेड जितने भी केसेस है, द एनजीटी इज बाउंड टू डिस्पोज दिस केस विद इन 6 months। तो जब एप्लीकेशन या फिर अपील फाइल होती है, उससे 6 महीने के अंदर एनजीटी को ये केस जो है वो डिस्पोज करना होता है, राइट। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, इट इज विद इन स्टिपुलेटेड टाइम। सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है। ये कोई नॉर्मल कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है कि जहां पे सिविल प्रोसीजर कोड जो है वो फॉलो करना होगा। एनजीटी शैल बी वर्क ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, राइट। सो एनजीटी जो है वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के बेसिस पे काम करती है। सो वो किसी भी प्रोसीजर कोड से बाउंड नहीं है। दैट इज व्हाई द सेकंड स्टेटमेंट विल बी इनकरेक्ट। आंसर इज ए, 1 only। एनजीटी इज वेरी एक्टिव नाउ अ डेज। एनजीटी ने काफी सारे वर्डिक्ट्स भी दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल कि ये जो माहौल रीजन है, उसके अंदर एयर पॉल्यूशन की वजह से ऑलमोस्ट जो 4 कंपनीज है उनको 286 करोड़ का फाइन जो है वो भरना पड़ेगा। प्लस गंगा रेजुविनेशन के ऊपर एनजीटी ने ऑलरेडी वर्डिक्ट दे रखा है, लेकिन फिर भी स्टेट गवर्नमेंट उसे कंप्लाई नहीं कर रही है। तो उस वजह से भी एनजीटी जो है वो काफी एक्टिव रोल प्ले कर रही है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डायरेक्टली मर्जेस विद द गंगा रिवर? मतलब कि कौन सी रिवर डायरेक्टली गंगा रिवर में मर्ज होती है? फर्स्ट, सोन रिवर। सेकेंड, चंबल। थर्ड, केन। फोर्थ, बेतवा। चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। आंसर इज ए, सोन रिवर। यहां पे आप देख सकते हैं सोन रिवर जो है वो डायरेक्टली गंगा रिवर में मर्ज होती है। यहां पे केन रिवर आप देख सकते हैं, देन बेतवा रिवर एंड चंबल रिवर, दे आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना रिवर। और फिर यमुना जो है वो आगे जाके गंगा में मर्ज होती है। सो दे आर नॉट डायरेक्टली मर्जिंग विद द गंगा रिवर। सो हमारा आंसर होगा ए, सोन रिवर ओनली। अगेन जो गंगा रेजुविनेशन है वो न्यूज में है, और यहां से गंगा रिवर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो आपको प्रैक्टिस करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट अबाउट लिंगराज टेम्पल ऑफ ओडिशा? ओडिशा का जो लिंगराज टेम्पल है उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? फर्स्ट, it is an example of Kalinga school of temple architecture. Second, it is also known as Black Pagoda. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज बी, सेकेंड ओनली। फर्स्ट इज करेक्ट, सेकेंड इज इनकरेक्ट। अब देखिए ये जो नागर स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है, कलिंगा स्कूल इज अ पार्ट ऑफ नागर स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, राइट। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। मोस्टली ओडिशा के अंदर जितने भी टेम्पल्स है दे आर मेड अप ऑफ कलिंगा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। ये फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड इज इनकरेक्ट बिकॉज द टर्म ब्लैक पैगोडा इज यूज्ड फॉर द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क। कोणार्क के अंदर जो सन टेम्पल है उसको कहा जाता है ब्लैक पैगोडा, राइट। तो सेकेंड इज इनकरेक्ट, हेंस द आंसर विल बी बी, सेकेंड ओनली, बिकॉज हमें इनकरेक्ट पूछा गया था। सो ओडिशा जो है ये लिंगराज टेम्पल को फिर से रीडेवलप करने जा रहे हैं, हेंस इट वाज इन न्यूज। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट 69th Constitutional Amendment Act 1992? First, it made major changes in the administrative structure of Delhi NCR by adding Article 239AA and 239AB. Second,
It defined the structure of Council of Ministers in Delhi Legislative Assembly. Third, some of the provisions added under this amendment resembles to Article 356. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. द आंसर इज डी 1, 2 एंड 3. तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. अब देखिए जब ये 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को लागू किया गया तो उसके अंदर से 2 आर्टिकल को ऐड किया था. So it changed the status of Union Territory of Delhi into National Capital Territory of Delhi. So the administrator of earlier Union Territory was made now a Lieutenant Governor, and it created a legislative assembly for the National Capital Territory of Delhi and vested it with the power to legislate on any matters within the state list or concurrent list except 3 subjects, that is police, public order and land. Right? So दिल्ली का जो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है वो इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट की वजह से चेंज हो गया. तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगा. सेकंड जो है वो भी करेक्ट है कि इसके अंदर जो लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई गई दिल्ली के अंदर तो उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की स्ट्रेंथ जो है वो डिटरमाइन की गई. इट वाज डिसाइडेड दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर shall be of 10% ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. तो ये सेकंड स्टेटमेंट जो है वो भी करेक्ट है. अब देखिए यहाँ पे जो 239 ए बी आर्टिकल है उसके अंदर ये प्रोविजन है कि प्रेसिडेंट जब चाहे तब ये जो 239 डबल ए के प्रोविजन है उनको सीज कर सकते हैं. मतलब प्रेसिडेंट कैन सीज टू ऑपरेट द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 239 डबल ए. ये जो अभी हमने यहाँ पे ये सब प्रोविजन देखे हो. सो इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि इट इज अ प्रेसिडेंट रूल इन दी एनसीटी ऑफ दिल्ली. और प्रेसिडेंट रूल के लिए कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 356. तो इस वजह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये प्रोविजन जो है वो आर्टिकल 356 से मैच करता है. हेंस द थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. सो हमारा आंसर होगा डी 1, 2 एंड 3. सो आज के न्यूज़पेपर में ये एडिटोरियल है कि जो दिल्ली के अंदर ज्यूरिसडिक्शनल कन्फ्लिक्ट है, दिल्ली में मेनली कन्फ्लिक्ट होता है बिटवीन लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड दी स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली. तो फिर से ये दोनों के बीच में जो पावर टसल है वो न्यूज में है. क्वेश्चन नंबर 10. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस? सीएपीएफ के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट, they are directly under the control of defense ministry. Second, currently there are 7 such forces fall under CAPF. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. The answer is B, second only. First is incorrect because they are directly controlled by Ministry of Home Affairs and not Defense Ministry. So first is incorrect. Second जो है वो करेक्ट है. उसके अंदर टोटल अभी 7 फोर्सेस है. तो कौन सी फोर्सेस है मैं यहां पे लिख देता हूं. बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, आसाम राइफल्स, सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस. फिर उसके बाद है एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, देन एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एंड आईटीबीपी इंडो तिबेटियन बॉर्डर पुलिस. राइट. तो ये टोटल 7 फोर्सेस जो है दे फॉल अंडर द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस. सो हमारा आंसर होगा बी, सेकंड ओनली. सो राकेश अस्थाना जो गुजरात कैडर के आईपीएस ऑफिसर है, ही इज अपॉइंटेड एज बीएसएफ डायरेक्टर जनरल. ओके फ्रेंड्स, तो आज के 10 एमसीक्यूज यहाँ पे कंप्लीट होते हैं. अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.